वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 से चैप्टर नंबर 7 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे किस तरीके से केमिकल रिस्पांस के थ्रू या केमिकल स्टिमुलस के थ्रू प्लांट्स में मूवमेंट होता है या प्लांट रिस्पांस करता है। हम ह्यूमंस में या एनिमल्स में हमें मूवमेंट बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है कि हम किस तरीके से अपनी बॉडी मूवमेंट करते हैं या किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है एक रिस्पांस जनरेट करते हैं। बट प्लांट्स में ये जो मूवमेंट होती है बहुत माइनर होते हैं और बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। अगर प्लांट मूवमेंट कैसा होता है तो हम मोस्टली ये देखते हैं कि प्लांट ग्रोथ हो रही है, प्लांट का साइज चेंज हो रहा है, ठीक है, इसके थ्रू ही हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। सो अभी हम पढ़ेंगे मूवमेंट इन प्लांट्स। So, movement of body parts are common in animals, but in plants, movement are seen in the form of bending, twisting, and elongation of certain parts. Animals में जैसे कि हमें बहुत कॉमनली हम मूवमेंट देखने को मिल जाता है, बट प्लांट्स के केस में हमें मूवमेंट किस किस फॉर्म में देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या है, बेंडिंग। फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट को हम देख रहे हैं किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में बेंड कर गया, या प्लांट का कोई स्पेसिफिक पार्ट है वो ट्विस्ट कर रहा है, या क्या हो रहा है किसी पार्ट का इलोंगेशन हो रहा है। तो इन तरीके से हमें प्लांट में मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज these movements are caused due to changes in external as well as internal factors of plant. ये जो मूवमेंट है ये किसके बेसिस पे होते हैं, या तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया उसकी वजह से हुआ, या प्लांट के इंटरनली किसी चेंज की वजह से ही हमें मूवमेंट देखने को मिलते हैं। Such changes either in the external or internal environment of an organism are called stimuli, and the resulting action या मूवमेंट caused by the stimuli is called response. ऐसे अज्यूम करिए जैसे कि हम किसी स्टिमुलस की वजह से या कोई जैसे ऐसा हुआ कि हमने अपना हाथ किसी भी हीटिंग पैनल पे रखा जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें एक हाथ जो है हमारा जल गया, ठीक है। सो वहां पे क्या हुआ, हमने किसी हीटिंग पैनल पे अपना हाथ रखा था तो वो क्या था, एक स्टिमुलस था, वहां से हमने अपना जो है हाथ रिमूव करा, ये क्या हुआ, एक रिस्पॉन्स हुआ। ये ऐसे अज्यूम करिए किसी भी टच की वजह से हम बॉडी में कोई एक जनरेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, या कोई एक्शन कर रहे हैं। सो वो सर्टेन चीज जिसके अगेंस्ट हमने एक रिस्पॉन्स जनरेट करा उसे हम स्टिमुलस कहेंगे। तो प्लांट के केस में एक्सटर्नल या इंटरनल कोई चेंज हो रहा है तो उस चेंज को हम स्टिमुली कहते हैं, एंड उसके अगेंस्ट जो प्लांट एक्शन जनरेट करता है या मूवमेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट इज they do not need to respond to light, gravity and seasonal changes. They also need to coordinate growth of the cells in various parts of the plant body. ठीक है, प्लांट सिर्फ और सिर्फ लाइट, ग्रेविटी या सीजनल चेंजेस के थ्रू ही अपना मूवमेंट नहीं शो करता है, रिस्पॉन्स नहीं शो करता, बल्कि प्लांट के में जितने भी सेल्स हैं उन सभी को एक साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ताकि वो किसी भी सर्टेन पार्ट में अपनी ग्रोथ को शो कर सकें। Though plants do not appear to have a nervous system or sense organs, their sensitivity and coordination is the result of chemical control. हम ह्यूमंस या एनिमल्स में क्या है, हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, हमारे पास क्या है, हमारे पास सेंस ऑर्गन्स है जिनके थ्रू हम सेंस करते हैं या स्मेल करते हैं, या टच के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कुछ हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ रहा है हो रहा है, उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं, हम अपना एक्शन शो कर रहे हैं। बट प्लांट के पास इस तरीके की स्पेशलाइज्ड चीजें नहीं है। तो प्लांट कैसे अपना मूवमेंट या अपना एक्शन शो करता है, प्लांट के लिए केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट में केमिकल्स रिलीज होते हैं सर्टेन पार्ट्स पे, एंड उन केमिकल्स के ही थ्रू प्लांट जो है मूवमेंट शो करता है। अब ये जब केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं प्लांट की बॉडी में, उन केमिकल्स के लिए एक स्पेशल टर्म यूज करा जाता है विच इज नोन एज फाइटोहार्मोन। जैसे हम ह्यूमंस की बॉडी में भी सर्टेन टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं जिनका हर एक बॉडी पार्ट पे अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसी तरीके से प्लांट की बॉडी में जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइटोहार्मोन, जहां बट फाइटोन का मतलब होता है प्लांट एंड हार्मोन्स का मतलब है केमिकल्स, ठीक है। सो हम पढ़ते हैं कि द टर्म हार्मोन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय विलियम बेलिस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग इन 1902, ठीक है। जो वर्ड हार्मोन है ये सबसे पहली बार किसने दिया था, ये विलियम बेलिस ने एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने दिया था 1902 में, ठीक है।
सो यहाँ पे वर्ड फाइटो हार्मोन क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें एनिमल हार्मोन से प्लांट हार्मोन को सेपरेट करना था, ठीक है। अगर हम एनिमल हार्मोन एंड प्लांट हार्मोन दोनों के लिए जो है हम हार्मोन वर्ड का यूज करते हैं तो हमें ये डिफरेंशिएशन नहीं पता चलता कि हम एनिमल्स के लिए बात कर रहे हैं या प्लांट्स के लिए बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने क्या करा, हार्मोन्स के साथ एक वर्ड अटैच कर दिया फाइटो, जिसका मतलब वो प्लांट हार्मोन्स। सो they are produced in one area of the plant, transported around the body of the plant and have their effect at a location far away from the site of their production. Now humans में हम क्या देखते हैं कि हार्मोन्स जो हैं दो तरीके से रिलीज होते हैं, ठीक है। एक को हम एंडोक्राइन हार्मोन कहते हैं, एक को हम एक्सोक्राइन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट की बॉडी में क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हार्मोन प्लांट के एक पार्ट में रिलीज होता है जो मूव करके उस लोकेशन में पहुंचता है जहां पे उस हार्मोन की जरूरत है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लोकेशन है जहां पे क्या हो रहा है, हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। प्लांट की इस लोकेशन पे हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है एंड वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पहुंच रहा है, उस लोकेशन में पहुंच रहा है जहां उस हार्मोन की नीड है। सो इस तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हार्मोन्स का इन प्लांट्स। नेक्स्ट इज द मेन वे इन विच प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू दीज हार्मोन्स इज बाय ग्रोथ। इन सम केसेस ग्रोथ इज स्टिमुलेटेड व्हाइल इन अदर इट इज इनहिबिटेड। सो मेनली अगर हार्मोन्स की बात करें तो मेनली प्लांट में हार्मोन्स की नीड होती है प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए, ठीक है। चाहे प्लांट सीड जर्मिनेशन की बात करें या प्लांट लीव्स की बात करें या प्लांट स्टेम की बात करें या फ्लावर के प्रोडक्शन की बात करें, इन सभी एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए, फाइटो हार्मोन्स चाहिए प्लांट को, ठीक है। सो ये जो फाइटो हार्मोन्स है या ये हार्मोन्स की बात करें ये किस लिए होते हैं, ये ग्रोथ को स्टिमुलेट भी कराते हैं, मतलब ग्रोथ करने में सपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट और क्या करते हैं, ये ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ प्लांट को हम ऐसे हार्मोन्स प्रोवाइड करें जो उसकी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं तो प्लांट जो है थ्रू आउट इट्स लाइफ जो है वो ग्रो ही करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ठीक है। बट हर एक चीज की एक लिमिट होती है। सो उसको अंडर लिमिट रखने के लिए, उसकी ग्रोथ को एक सेक्शन में रखने के लिए प्लांट क्या करता है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी रिलीज करता है ताकि एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचने के बाद वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज करे जो कि उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर दे वहीं, ठीक है। Sometimes one side of a plant grows more than the other, which result in the bending of shoot or roots in response to a particular stimuli. कभी कभी हम क्या देखते हैं, कुछ पेड़ जो होते हैं वो किसी एक सर्टेन डायरेक्शन बेंड कर जाते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन क्या होगा, वो ये हो सकता है कि उस पार्टिकुलर साइड पे जिस डायरेक्शन में वो प्लांट बेंड कर रहा है वहां पे ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन का प्रोडक्शन जो है ज्यादा हो रहा होगा, इस वजह से वो प्लांट उस सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है, ये एक प्लांट हार्मोन है या ऐसे कहें कि ये एक फाइटो हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन प्लांट ग्रोथ कराता है। सो क्या कह सकते हैं, ऑक्सिन क्या है, एक ग्रोथ स्टिमुलेटेड हार्मोन, ठीक है। इट इज अ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो द टर्म ऑक्सिन was first coined by A.W. Wendt in 1928 from the Greek word oxin, which means to grow. So ऑक्सिन वर्ड किसने डिस्कवर किया था, किसने दिया था, ये A.W. Wendt ने दिया था 1928 में, जहां वर्ड ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो, मतलब ग्रोथ कराना प्लांट की। So it is the first growth hormone discovered in plant. Auxins are powerful growth stimulant and are quite effective at extremely low concentration. ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन ऐसा पहला प्लांट हार्मोन है जो डिस्कवर हुआ था। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन प्लांट की ग्रोथ कराता है एंड ऑक्सिन सबसे ज्यादा जो है इफेक्टफुल कब होता है, एट इट्स लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट इज ऑक्सिन आर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हायर प्लांट्स as well as in lower plants like algae, fungi, etc. ठीक है। प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन हायर प्लांट्स में भी है, लोअर प्लांट्स में भी है। ये प्लांट के हर एक पार्ट में यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है।
Next is in higher plants, they are present more in actively growing regions like shoot apex, root apex, lateral meristem, etc. Now, अगर हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें कि हायर प्लांट्स में ऑक्सिन मेनली कौन सी पार्ट्स पे प्रेजेंट होता है, तो वो क्या है? सबसे पहला शूट एपेक्स, रूट एपेक्स एंड ऑन lateral मेरिस्टेम। ठीक है, ये वो लोकेशंस हैं जहां पे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड इन्हीं लोकेशन पे से वो प्लांट की ग्रोथ कराता है। सो IAA which is indole 3 acetic acid is the main natural oxide found in plants। ठीक है, IAA क्या है? IAA एक ऐसा नेचुरल ऑक्सीजन है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है और IAA का फुल फॉर्म क्या है? इट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन के डिफरेंट फंक्शंस पढ़ेंगे कि प्लांट में किस तरीके से एक सर्टेन रोल प्ले कर रहा है। सो ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ स्टेम, रूट्स एंड फ्रूट्स बाय सेल इलोंगेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि ऑक्सीजन क्या करा रहा है? प्लांट की ग्रोथ करा रहा है। ठीक है, कौन कौन से प्लांट पार्ट्स पे करा रहा है? प्लांट स्टेम पे, रूट्स पे और फ्रूट्स पे। किस तरीके से ग्रोथ करा रहा है? सेल इलोंगेशन करके। क्योंकि अभी जब हम इस चैप्टर में आगे और भी टाइप के प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे तो वहां पे हमें ये समझ में आएगा कि कुछ जगहों पे क्या हो रहा है, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि वो भी प्लांट ग्रोथ में ही हेल्प कर रहे हैं, बट वो कैसे करते हैं? सेल डिवीजन करके करते हैं। ऑक्सीजन कैसे कर रहा है? ये सेल इलोंगेशन के थ्रू कर रहा है। ठीक है, so next is during the process cell wall is extensively increased। इस टाइम पे क्या हो रहा है? सेल इलोंगेशन हो रहा है। सेल डिवाइड नहीं कर रही कि एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, यहाँ पे एक ही सेल है, वो क्या करी? इलोंगेट करी, उसकी सेल वॉल जो है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है। दिस हार्मोन इंड्यूस सेल वॉल लूजनिंग एंड रिलैक्सेशन। ये हार्मोन क्या करता है? ये सेल वॉल की लूजनिंग एंड उसका रिलैक्सेशन कराता है। प्लांट सेल wall gets stretched like a rubber when put under tension. Rate of cell elongation is proportional to oxygen concentration। ठीक है, सेल इलोंगेशन किसके प्रोपोर्शनल है? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की। जितना ज्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? सेल इलोंगेशन होती रहेगी। स्टेम सेल इलोंगेशन रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू रूट्स। अगर हम रूट्स एंड स्टेम की बात करें तो स्टेम में हमें क्या चाहिए? हमें स्टेम में ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टेम क्या करती है? वही प्लांट को एक पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है अपर पार्ट पे। ठीक है, वो सबसे ज्यादा कैसे होती है? ब्रॉड होती है, तो वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू प्लांट रूट्स। सेकेंड फंक्शन इज ऑक्सीजन डिले लीफ सेंसेस व्हिच इज एजिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स। ऑक्सीजन और क्या कर रहा है? जैसे क्या होता है प्लांट की कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं जो उसकी लीव्स होती हैं, जब वो नई नई ग्रो होती है तो वो प्योर ग्रीन कलर की होती है, फ्रेश लीव्स होती हैं, बट आफ्टर 3 to 5 days वो क्या हो जाती है? वो धीरे धीरे जो है ब्राउन होने लगती हैं एंड फिर वो प्लांट से सेपरेट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है प्लांट की लीव्स को उसकी एक मेंटेन में रखना, उसकी यंग स्टेज में उसको मेंटेन रखना, उसकी सेंसिंग को रोकना या उसकी एजिंग को रोकना, ये कौन करा रहा है? ये ऑक्सीजन करा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? जो लीफ की सेंसिंग या एजिंग पीरियड है उसको इंक्रीज कर देता है। जैसे कोई प्लांट लीफ अगर 3 to 4 days में उसकी जो है सेंसिंग हो रही है, एजिंग हो रही है, तो उस ड्यूरेशन को ये इंक्रीज कर देगा। थर्ड इज ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। इनहिबिट इसके अलावा और क्या, सॉरी ऑक्सीजन इसके अलावा और क्या कर रहा है? ये प्लांट की जो एपिकल बर्ड्स होती हैं इनकी ग्रोथ को तो प्रमोट करता है, बट जो लेटरल बर्ड्स है इनकी ग्रोथ को क्या कर रहा है? वो इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, जैसे ये एक प्लांट है, यहाँ पे क्या है? एक बर्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, एंड ये एपिकल पोर्शन है, यहाँ पे एक बर्ड की फॉर्मेशन हो रही है। सो ये क्या है? दिस इज एपिकल बर्ड and this is lateral bud। ठीक, सो ऑक्सीजन क्या करता है? ये जो एपिकल बर्ड है इसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है,
इसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है कि जितनी भी प्लांट में एपिकल बर्ड्स हैं वो सभी आराम से ग्रो हो सके, उन्हें पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। बट जितनी भी लेटरल बर्ड्स हैं इसको ऑक्सिन क्या करता है, इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, कि प्लांट की जितनी भी लेटरल बर्ड्स हैं वो सभी जो है ग्रो ना करें, सिर्फ और सिर्फ क्या ग्रो करें, एपिकल बर्ड्स जो है ये ग्रो करें। सो इस प्रॉपर्टी को जहां पे एपिकल बर्ड्स जो है वो डोमिनेट हो रही है लेटरल बर्ड्स पे, यहाँ पे वो ग्रो कर रही है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस। जैसे कि हमने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि दो प्लांट के साइज की बात कर रहे थे कि हम एक जो है प्लांट जो है टॉल प्लांट है, एक डॉर्फ प्लांट है। तो यहाँ पे कहता है टॉल प्लांट जो था वो डोमिनेंट था। क्यों? क्योंकि जब दोनों की हमने पॉलिनेशन कराया, क्रॉसिंग ओवर कराया, उसके बाद जो F1 जनरेशन बनी थी उसमें सारे के सारे कैसे थे, टॉल प्लांट थे। तो यहाँ हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे टॉल प्लांट क्या कर रहा है, वो शॉर्ट प्लांट की शॉर्ट प्लांट के जो जीन्स हैं उनको क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, एलिल्स को सप्रेस कर रहा है, अपने आप को सुपर एक्सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट्स दिखाई दिए थे। तो उसी तरीके से एपिकल बर्ड्स क्या करती हैं, ये डोमिनेंट हो जाती है एंड लेटरल बर्ड्स के एक्शन को सप्रेस कर देती हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज ऑक्सिन इंड्यूस रूटिंग इन द कटिंग ऑफ सम प्लांट्स लाइक रोज एंड बोगनविले। Next, auxin can induce fruit formation without fertilization in fruits like apple, tomato, banana, etc. Such development of fruits without fertilization is called parthenocarpy and the fruit is called parthenocarpic fruit. पहला क्या था कि ऑक्सिन क्या करा रहा है, ये रूटिंग को इंड्यूस करा रहा है कटिंग प्लांट्स में जैसे कि रोज में एंड बोगनविले में। नेक्स्ट क्या था कि ऑक्सिन क्या करता है, ये फ्रूट्स की फॉर्मेशन कराता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स की फॉर्मेशन हो रही है एंड विदाउट फर्टिलाइज जो फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, जो फ्रूट होते हैं उन्हें हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं एंड इस प्रोसेस को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हम इस तरीके से स्टडी करते हैं, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि पॉलन ग्रेन आया, फिर यहाँ पे जो है पॉलन ट्यूब एक जनरेट हुई, फिर यहाँ पे क्या हुआ, मेल गैमेट एंड फीमेल एग के बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है हमें जाइगोट देखने को मिलता है एंड जाइगोट के बाद जो है फॉर्मेशन होती है एक फ्रूट। ठीक है, ये एक जनरल प्रोसेस है जो कि प्लांट में देखने को मिलती है। बट ऑक्सिन क्या कराते हैं, ऑक्सिन इस प्रोसेस को ही नहीं कंडक्ट करता है, वो इस प्रोसेस के बिना ही फ्रूट फॉर्मेशन करा देता है। ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन करा देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड इसी प्रॉपर्टी को हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं एंड इस प्रोसेस के थ्रू जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं उसे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट जो फाइटोहॉर्मोन है इट इज जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स क्या है, ये भी जो है प्लांट ग्रोथ को ही प्रमोट करता है। सो यहाँ ये है कि गिबरेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्लांट हार्मोन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम गिबरेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, सो ऐसे जैसे कि हमने ऑक्सिन में पढ़ा, वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का ऑक्सिन पढ़ा जो कि प्लांट्स में देखने को मिलता है विच इज IAA। ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। गिबरेलिन्स के केस में क्या है, प्लांट में डिफरेंट टाइप के जिबरेलिन्स देखने को मिलते हैं जैसे GA1, GA2 एंड GA3। However, gibberellic acid GA3 is the most studied form। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा जो स्टडी करने वाला जिबरेलिक एसिड है वो है GA3। In higher plants, gibberellins are mainly distributed in meristematic regions like stem apex, root apex, buds, seeds, etc. कहाँ हमें जिबरेलिन्स देखने को मिलेंगे, सबसे पहले रूट एपेक्स पे, शूट एपेक्स पे, उसके बाद जो सीड्स में एंड बर्ड्स में हमें देखने को मिलेंगे, ये इनकी लोकेशंस है। इसके बाद नेक्स्ट इज
functions of gibberellins. The main function of gibberellins is to promote the growth of internodes by cell elongation. ठीक है, ऑक्सीजन में भी हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन जो है क्या करा रहा था, प्लांट ग्रोथ करा रहा था, कैसे करा रहा था, सेल एलोंगेशन के थ्रू करा रहा था। जिब्रेलिन्स भी क्या करा रहे हैं, ये भी प्लांट ग्रोथ करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, सेल एलोंगेशन के थ्रू करा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, जिब्रेलिन्स क्या प्रमोट कर रहा है, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, इंटरनोड्स की ग्रोथ को। ठीक है, इंटरनोड्स क्या है, जैसे ये एक प्लांट स्टेम है, इसके बीच में हमें इस तरीके से कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ब्रांचेस हैं, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये जो सेक्शंस हैं 1 2 3 ये हैं नोड्स, एंड ये जो लाइंस है या पार्टीशन से देखने को मिल रहा है हमें, दीज आर इंटरनोड्स। सो जिब्रेलिन्स क्या करा रहा है, जिब्रेलिन्स इन इंटरनोड्स की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज जिब्रेलिन्स ब्रेक सीड डोमिनेंसी एंड इनिशिएट जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्या था कि इसकी लोकेशन क्या थी, सीड्स में थी, तो सीड्स में क्या कर रहा है, सीड की डोमिनेंसी को, मतलब सीड का जो रेस्टिंग पीरियड होता है वो पीरियड जहां पे सीड जो है अपने आप को एक स्पेशल टाइप की कवरिंग से कवर करता है टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, उस पीरियड को ब्रेक करके सीड को जर्मिनेशन के थ्रू ले जाता है कि सीड जो है हम अपने जर्मिनेशन स्टार्ट करें, मतलब सीड कोट जो है ब्रेक हो एंड उसमें से फॉर्मेशन हो एक न्यू प्लांट की। ठीक है, तो इसमें भी कौन हेल्प कर रहा है, जिब्रेलिन्स हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ एंड आर केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग पार्थिनोकार्पी। क्या कर रहा है, फ्रूट की ग्रोथ को भी हेल्प करता है, उसके अलावा ये भी पार्थिनोकार्पी को ही प्रमोट करता है एज ऑक्सिन। नेक्स्ट दे आल्सो डिले सेंसस, ये भी क्या कर रहा है, सेंसस को या प्लांट एजिंग को डिले करता है। Gibberellins are also widely used in horticulture and food industries. These hormones enhance longitudinal growth of internode in dwarf plants. They are used commercially to increase the lengthening of grapes, elongate apples, and improve their shape. Gibberellic acid is used to speed up the malting process in brewing industry. उसके अलावा क्या कर रहा है, गिबरेलिन्स जो है हॉर्टिकल्चर में भी यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है। ये क्या कर रहा है, जो इंटरनोड्स होते हैं उनकी ग्रोथ कर रहा है, उनका एलोंगेशन कराता है डॉर्फ प्लांट में। उसके अलावा ये यूज होता है ग्रेप के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, एप्पल्स के एलोंगेशन के लिए, उनकी जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको इनहांस करने के लिए। उसके अलावा गिबरेलिक एसिड का यूज होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, किसके लिए, माल्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज साइटोकाइन्स। ठीक है, साइटोकाइन्स भी क्या है, ये भी एक फाइटोहार्मोन है। साइटोकाइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड comparatively recently in 1950s by Skoog and Miller। साइटोकाइनों को किसने डिस्कवर करा था, इन्हें डिस्कवर करा गया है 1950s में by Skoog and Miller। Cytokines have specific effect on cell division। साइटोकाइन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स। ठीक है, यहाँ क्या हमें देखने को मिल रहा है कि साइटोकाइन्स कैसे प्रमोट कर रहा है, ये सेल डिवीजन करा रहा है। ठीक है, बाकी जो हमने पहले देखे थे ऑक्सिन एंड गिबरेलिन्स, वहां क्या हो रहा था, सेल इलोंगेशन हो रही थी, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रॉपर सेल डिवीजन हो रहा है। उसके अलावा साइटोकिन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है इन होल प्लांट। दे प्रोड्यूस्ड इन रूट टिप्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम सेल्स। प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है साइटोकाइन्स का, साइटोकाइन्स का प्रोडक्शन होता है रूट टिप्स पे, एंड उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट करा जाता है थ्रू जाइलम टू अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, साइटोकाइनेस का कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, रूट टिप्स पे हो रहा है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कराते हैं उसे प्लांट के अपर पार्ट में, किसके थ्रू, जाइलम सेल्स के थ्रू।
ठीक है। नेक्स्ट इज कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकिन्स आर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स, डेवलपिंग फ्रूट एंड एम्ब्रियो। सबसे ज्यादा अमाउंट में कहाँ ये पाया जाता है? ये पाया जाता है जर्मिनेटिंग सीड्स में, डेवलपिंग फ्रूट में एंड एम्ब्रियो में। ये इनकी लोकेशंस है, ठीक है। इससे पहले जो हमने ऑक्सिन देखा था वो कहाँ सबसे ज्यादा अमाउंट में था? एपिकल स्टेम में था, उसके अलावा लेटरल मेरिस्टेम में था, उसके बाद कहाँ था? रूट एपेक्स पे था। उसके बाद हमने पढ़ा जिबरेलिक एसिड, वो कहाँ पे था? वो भी जो है मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स में था प्लांट के, उसके अलावा वो सीड्स में था एंड बर्ड में था। नाउ साइटोकिन्स कहाँ पे है? ये जर्मिनेटिंग सीड में है, डेवलपिंग फ्रूट में है एंड एम्ब्रियो में है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो है फंक्शंस ऑफ साइटोकाइन्स। साइटोकाइन्स स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ बाय सेल डिवीजन एज अगेंस्ट ऑक्सिन एंड गिबरेलिंस व्हिच स्टिमुलेट ग्रोथ बाय सेल एलोंगेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि साइटोकाइन्स कैसे करा रही है? प्लांट ग्रोथ करा रही है। ये भी कैसे? ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, ये सेल डिवीजन के थ्रू प्लांट की ग्रोथ कराता है। वहीं इसकी अगेंस्ट ऑक्सिन एंड गिबरेलिंस प्लांट ग्रोथ कराते हैं सेल इलोंगेशन के थ्रू, सेल वॉल को जो है इलोंगेट करके। दे प्रमोट सेल डिवीजन इवन इन नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। ये सेल इलोंगेशन या सॉरी ये सेल डिवीजन को नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। वहां पे भी ये सेल डिवीजन करा रहे हैं जहां पे नॉन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है प्लांट में। इन सीड्स साइटोकाइन्स कॉज एक्सपेंशन ऑफ कोटिलेडन्स। उसके अलावा साइटोकाइन्स क्या करा रहा है? सीड्स के अंदर जो कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं उनका भी एक्सपेंशन कराता है। दे ब्रेक सीड डोर्मेंसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन। दे प्रमोट क्लोरोफिल सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड डिले लीफ सिंथेसिस। साइटोकाइन्स इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। ये जो तीन पॉइंट्स हमने पढ़े, सेकंड वाला कि साइटोकाइन्स क्या कर रहा है? सीड में जो कोटिलेडन्स का एक्सपेंशन करा रहा है। थर्ड हमने पढ़ा कि ये भी क्या कर रहा है? जिबरेलिंस की तरह सीड डोर्मेंसी जो है उसको ब्रेक करता है एंड सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। फोर्थ हमने ये पढ़ा कि साइटोकाइन्स क्या करा रहा है? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का सिंथेसिस को प्रमोट करता है एंड उसके अलावा ये भी लीफ सिंथेसिस को डिले कर रहा है। एंड फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है कि साइटोकाइन्स एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है। एपिकल डोमिनेंस हमने पढ़ा था ऑक्सिन के केस में कि ऑक्सिन सबसे ज्यादा अमाउंट में एपिकल बर्ड्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है एंड जो लेटरल बर्ड्स होती हैं उनकी ग्रोथ को जो है इनहिबिट करता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था एपिकल डोमिनेंसी, ठीक है। अब ऐसा हो जाए कि हर प्लांट में एपिकल डोमिनेंसी देखने को मिले, मतलब कि स्टेम के या शूट के सिर्फ अपर पार्ट में बर्ड्स हो, मतलब फ्लावर का फॉर्मेशन हो, लीव्स का फॉर्मेशन हो, तो ब्रांचेस की तो फॉर्मेशन वहां पे फिर होगी नहीं। तो इसी चीज को कौन ब्रेक कर रहा है? इस चीज को जो ब्रेक कर रहा है वो है साइटोकाइन्स। साइटोकाइन्स एपिकल डोमिनेंसी को ब्रेक करता है एंड हेल्प करता है कि प्लांट में लेटरल बर्ड्स की भी फॉर्मेशन हो एंड ब्रांचेस की भी फॉर्मेशन हो। इसके बाद नेक्स्ट इज इथाइलिन, ठीक है। इथाइलिन इज द ओनली हार्मोन व्हिच इज अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। बाकी जितने भी हमने हार्मोन्स पढ़े वो सभी जो है केमिकल्स में, ठीक है। इथाइलिन क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है एट रूम टेम्परेचर। इट प्रोड्यूस इन फ्रूट्स एंड रिमेन इन द सेम फ्रूट, ठीक है। इथाइलिन कैसा है? जिस फ्रूट में प्रोड्यूस होता है ये उसी फ्रूट में ही एग्जिस्ट करता है। Therefore, unlike other hormones, its site of synthesis and site of action are not different. बाकी सारे फ्रूट्स में हमने क्या देखा कि हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन साइट थी वो दूसरी थी, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होके वो हार्मोन्स कहाँ उस जगह पे पहुंच रहे थे जहां पे उनका यूज था। बट इथाइलिन के केस में ये जिस जगह पे इसकी नीड होती है उसी जगह पे ही इसकी फॉर्मेशन भी होती है। Next is a gas causing ripening of fruit was first found to be emanating from orange, which helped in the ripening of banana when stored together. ठीक है। अब ये जो इथाइलिन है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसके बारे में पता कैसे चला कि सबसे पहले एक ऑरेंज जो था वो कैसा था? रैपेन ऑरेंज था, ठीक है, मतलब पका हुआ।
उसके साथ जब एक बनाना को रखा गया तो ये देखा गया कि कुछ पीरियड के बाद जो है वो बनाना भी कैसे हो गया, रैपन हो गया, पक गया। ठीक है, तो उसमें ये देखा गया कि आखिर क्या रीजन था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो हमें पता चला कि उसके जो पीछे जो गैस थी वो क्या थी, इथाइलिन थी। द गैस वॉज फाउंड देन टू बी इथाइलिन बाय आर गेन। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी किसने की, आर गेन ने की। इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई। All living cells are capable of producing ethylene, but more ethylene is produced in meristematic tissues. जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी या प्लांट पार्ट्स हैं वो सभी इथाइलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस सबसे ज्यादा इथाइलिन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से होता है। इथाइलिन क्या है, इथाइलिन एक गैस है। इथाइलिन क्या करती है, फूड की रैपनिंग कराती है। ठीक है, अगर हम इस एक चार्ट को भी देखें तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी अभी कैसी है, बिल्कुल ग्रीन कलर में है। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल एक्सपेंशन हो रहा है, मल्टीपल प्रोसेसेस हो रही हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी कैसी होगी, रेड कलर में हो गई। इट मींस यहाँ पे क्या आया, इथाइलिन आया। इथाइलिन की वजह से, इथाइलिन गैस की वजह से रैपनिंग हुई किसकी, एक स्ट्रॉबेरी फ्रूट की। इसके बाद नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ इथाइलिन। सो इथाइलिन कॉज टू प्रोसेसेस इन प्लांट। सबसे पहला रिडक्शन इन स्टेम इलोंगेशन एंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंसेस। इथाइलिन क्या कर रहा है, इथाइलिन दो चीजें कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट एक्शन कर रहा है जो अभी तक हमने 3 पहले के हार्मोन्स में पढ़ा, जहाँ पे वो सब क्या कर रहे थे, वो प्लांट ग्रोथ को जो है सपोर्ट कर रहे थे, और जो एजिंग था या सेंसेस थे उसको जो है उस पीरियड को डिले कर रहे थे। यहाँ पे इथाइलिन क्या कर रहा है, सबसे पहले स्टेम इलोंगेशन जो है इसको रिड्यूस कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, लीफ सेंसेस या ये कहें कि प्लांट सेंसेस जो था उसको प्रमोट कर रहा है। सो ये क्या हेल्प करता है, सबसे पहले ये हेल्प करता है इन रैपनिंग ऑफ फ्रूट, इनिशिएट करता है जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, प्रमोटिंग रूट ग्रोथ एंड प्रमोट रूट हेयर फॉर्मेशन एंड इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन मैंगो। सो ये 4 फंक्शंस किसके हैं, इथाइलिन के हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम ABA से भी डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन। ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन मतलब ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इट इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड सम मॉसेस। It is found in the chloroplast of leaves, fruits and seeds contain highest amount of ABA. सबसे ज्यादा अमाउंट में ABA कहाँ पाया जाता है, ये लीव्स में पाया जाता है, फ्रूट्स में, सीड्स में पाया जाता है, इन हाईएस्ट अमाउंट। ठीक है, अगर इस इमेज को देखें तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, स्टेम है, स्टेम से एक लीफ अटैच है। ये लीफ धीरे धीरे कैसी हो गई है, ये ब्राउन कलर में हो गई है। ठीक है, मतलब इसकी जो है एजिंग पीरियड आ गया है। अब इस लीफ को इस स्टेम से सेपरेट होना है। सो इसको सेपरेट करने का काम कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड करेगा। एब्सिसिक एसिड इसके अराउंड जो एक लेयरिंग क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आफ्टर सम टाइम ये लीफ इस स्टेम से सेपरेट हो जाएगी एंड फिर ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस पूरी वजह किसकी वजह से हुआ, तो ये हुआ एब्सिसिक एसिड की वजह से, ABA हार्मोन की वजह से। Next is function of ABA. So abscisic acid act as general plant growth inhibitor by slowing down plant metabolism. ये क्या कर रहा है, ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, जैसे हमने ग्रोथ प्रमोटर्स पढ़े थे, वो क्या कर रहे थे, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे। उसी तरीके से अब ये क्या कर रहा है, एब्सिसिक एसिड प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, या ऐसे कहें कि प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहा है। ABA inhibit seed germination and its development. It induces seed dormancy and thereby helps seed to cell dissection, which is extreme dryness and other factors unfavorable for growth as opposed to gibberellins. देखो हमने क्या पढ़ा था गिबरेलिंस में, कि वो गिबरेलिंस क्या कर रहे थे, वो सीड डोर्मेंसी पीरियड को ब्रेक कर रहे थे एंड सीड को जर्मिनेशन की तरफ लेके जा रहे थे। यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन होगा, उससे अपोजिट क्या कर रहा है, ABA एसिड कर रहा है। ABA क्या कर रहा है, ये सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है एंड प्रमोट किसको कर रहा है, सीड डोर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, और क्या है, इट एक्सीलरेट्स सेंसेस व्हिच इज एजिंग एंड एब्सिसिड व्हिच इज फॉलिंग ऑफ लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड
अगर ऑक्सिन या गिबरेलिंस या साइटोकाइन्स अगर ये सभी जो है उस एजिंग पीरियड को ही डिले करते जाए, मतलब जो एजिंग पीरियड है उसको एक्सटेंड करते जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी फ्रूट प्लांट से अटैच होके नहीं गिरेगा, कोई भी प्लांट की पत्ती नहीं गिरेगी, कोई भी फ्लावर नहीं गिरेगा, ठीक है, हमेशा वो क्या रहेंगे, स्टेम से जुड़े ही रहेंगे। तो इस चीज के लिए यहाँ कौन आ रहा है, एब्सिसिक एसिड आ रहा है। ये क्या कर रहा है, जो एजिंग है या लीफ की फॉलिंग है, इन सभी को प्रमोट करता है, ताकि एक के बाद एक नया प्लांट या सॉरी नया लीफ या नई जो फ्रूट जो है वो फिर से जो है प्लांट में आती जाए। ABA stimulates the closure of stomata in the epidermis and increase the tolerance of plant to various kind of stress. Therefore, it is also called as stress hormone. उसके अलावा ABA क्या करता है, ABA एपिडर्मिस में जो स्टोमाटा होता है उनकी क्लोजर को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से प्लांट के अंदर एक क्या होती है, एक स्ट्रेस कंट्रोलिंग या स्ट्रेस प्रमोटिंग एफिशिएंसी आती है। एंड इसीलिए एबीए को हम और क्या कहते हैं, एबीए को इसके अलावा हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे प्लांट में मूवमेंट कैसे होता है। सो द टर्म ट्रॉपिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच इज ट्रोपोस एंड विच मीन्स टर्न। Growth movement occurring in response to unidirectional external stimuli in a plant part are called tropic movement. यहाँ पे हम प्लांट मूव कैसे करता है, प्लांट में हमें मूवमेंट कैसे दिखाई देता है, वो हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्टिमुली के बेसिस पे, ठीक है। अभी तक हम किसके बेसिस पे पढ़ रहे थे, अभी हम इंटरनल स्टिमुली के बेसिस पे पढ़ रहे थे, अभी तक हम केमिकल्स के बेसिस पे पढ़ रहे थे कि किस तरीके से केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो प्लांट में मूवमेंट होता है। अब हम जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे प्लांट मूवमेंट देखने को मिलता है। So the movement of these parts of the plant take place is in direct response to external stimuli. The direction of the response is related to the direction from which stimuli comes. Such responses is known as tropism. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जिस डायरेक्शन से स्टिमुली आ रही है उसी सेम डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, प्लांट का मूवमेंट हो रहा है। एंड इसी रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, ये इस रिस्पॉन्स को हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। ये रिस्पॉन्स कहाँ से जनरेट होगा, ये रिस्पॉन्स जनरेट होगा टुवर्ड्स द प्लांट्स, सॉरी फ्रॉम द प्लांट। तो सबसे पहला जो हमें ट्रॉपिज्म देखने को मिलेगा, इट इज फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। सो फोटोट्रॉपिज्म मींस मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। ट्रॉपिज्म का मतलब हमें समझ में आया, रिस्पॉन्स, फोटो का मतलब हुआ लाइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लांट रिस्पॉन्स शो करेगा टुवर्ड्स लाइट, मतलब लाइट क्या यहाँ पे एज अ स्टिमुली वर्क कर रहा है एंड प्लांट का मूवमेंट क्या करेगा, रिस्पॉन्स की तरह एक्ट करेगा। सो द प्लांट ग्रो इन लाइट इन इल्यूमिनेटिंग देम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन ग्रो मोर और लेस अपवर्ड, ठीक है। अब हम एक जनरल कंडीशन की बात करते हैं कि एक खुला हुआ एनवायरनमेंट है, जैसे ठीक है, ये पूरा एक ओपन एरिया है। इस ओपन एरिया में काफी ऐसे प्लांट होते हैं, मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में खड़े होते हैं, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक सर्टेन साइड से सनराइज हुआ, धीरे धीरे सन जो है मूव करता है, अपवर्ड की तरफ आया, उसके बाद धीरे धीरे जो है प्लांट एक सर्टेन साइड की तरफ जो है चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सनलाइट का या सनलाइट की बात करें तो सनलाइट जो हर डायरेक्शन से पड़ रही है इस प्लांट के ऊपर, इस वजह से ये प्लांट जो है एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने एक शेडेड एरिया लिया, इस शेडेड एरिया में हम एक प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्टेन साइड है, इसी साइड से हम प्लांट की तरफ जो है सनलाइट प्रोवाइड करा रहे हैं या लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। अब अगर प्लांट को सिर्फ और सिर्फ उसके राइट साइड से लाइट मिल रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे जो प्लांट था ये टुवर्ड्स द लाइट जो है ये बेंड होने लग जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन से इस कंडीशन की तरफ पहुंच गए, क्यों, क्योंकि एक यही साइड थी जिस तरफ से उसे जो सनलाइट मिल रही थी, उसे लाइट मिल रही थी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन्स हैं उनका प्रोडक्शन जो है इस साइड पे ज्यादा होगा एंड वो इसी साइड की तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा प्लांट की ग्रोथ कराएंगे। या अगर हम ऐसे करें कि प्लांट को अब सिर्फ और सिर्फ उसके लेफ्ट साइड से ही सनलाइट दी जा रही है, ठीक है,
तो ये प्लांट क्या होगा, फिर ये बेंड कर जाएगा उसी लाइट डायरेक्शन की तरफ। तो इस तरीके से जो प्लांट मूवमेंट करता है टुवर्ड्स द लाइट, इस मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इस इमेज में भी हम देखें तो ये एक स्पेसिफिक साइट है जिस तरफ से जो है प्लांट को सनलाइट मिल रही है, ठीक है। अब प्लांट के लिए सनलाइट क्यों एसेंशियल है, क्योंकि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है, उसे अपने लिए फूड बनाना है। तब जिस तरफ से लाइट आएगी ऑब्वियस सी बात है प्लांट उसी डायरेक्शन में बेंड करेगा, ठीक है। सो ये प्लांट किस तरफ बेंड कर दिया, टुवर्ड्स द लाइट। सो इफ the light is better on one side of the plant than another, then the shoot of the plant will bend towards the increased light and the roots, if they are exposed, will grow away from it, ठीक है। The shoot are called positively phototropic and roots are negatively phototropic। अब ये क्या है, सनलाइट क्या है, सनलाइट हमारा स्टिमुलेट है, ठीक है। और ये प्लांट क्या है, प्लांट की जो बेंडिंग है एक ये रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, एक रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, उसकी साइड बेंड होगी। सो शूट्स जो है किसकी तरफ मूव कर रही है, प्लांट शूट जो मूव कर रही है टुवर्ड्स द स्टिमुली, तो ये कैसा इफेक्ट शो करेगी, ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी। अगर वहीं हम प्लांट रूट्स की बात करें तो प्लांट रूट्स किस तरफ ग्रो करती हैं, अंडर द सॉइल ग्रो करती हैं। क्या ये स्टिमुली की तरफ मूव कर रही है, नहीं, ये उसके अपोजिट मूव कर रही हैं। सो इस रिस्पॉन्स को हम कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसी के साथ नेक्स्ट इज ऑक्सिन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस हार्मोन का है, वो है ऑक्सिन का। Auxin help in the bending of shoot towards the source of light by getting accumulated in the region of the shoot which is not facing the light. This result in rapid cell elongation in this site, thus causing shoot to bend towards the source of light. अब ऑक्सिन कैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जैसे हम क्या देख रहे हैं कि जो प्लांट है ये बेंड कर गया अपने स्टिमुली की तरफ, ठीक है, एक पॉजिटिव है, हमें यही चाहिए था। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट का वो साइड जिसकी तरफ सनलाइट नहीं आ रही, ठीक है, ये प्लांट का वो साइड है जिसकी साइड सनलाइट नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सिन्स जो हैं उनका अमाउंट बढ़ता जाएगा, ये धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पे और ज्यादा अमाउंट में ऑक्सिन में क्या होगा, सेल इलोंगेशन करेंगे एंड सेल इलोंगेशन की वजह से प्लांट जो है बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द सनलाइट। इसके बाद नेक्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म। अब जियोट्रॉपिज्म में वर्ड जियो का जो मतलब है वहां बात आ रही है किसकी, अर्थ ग्रेविटी की, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि organ which grow towards the gravity are positively geotropic and those that grow away from the gravity are negative geotropic। जैसे कि हमने पहले देखा फोटोट्रॉपिज्म में कि प्लांट जो है वो किसकी तरफ मूव कर रहे थे, प्लांट शूट किसकी तरफ जा रही थी, अपने स्टिमुली की तरफ जा रही थी, स्टिमुली क्या था, लाइट थी, ठीक है। अब यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी स्टिमुली है। सो प्लांट को किधर मूव करना होगा, टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करना होगा। सो अगर हम प्लांट शूट एंड रूट को देखें तो शूट हमेशा किधर जाती है, शूट हमेशा सॉइल से ऊपर की तरफ जाती है एंड रूट्स किधर जाती है प्लांट की, वो हमेशा अंडर द रूट जाती है। तो ग्रेविटी किधर है, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, रूट्स भी किधर जा रही है, वो भी नीचे की तरफ जा रही है। तो ये क्या शो करेगी, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगी एंड शूट्स क्या शो करेंगे, शूट्स हमेशा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगी। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि कहीं पे भी कोई ऐसा प्लांट हो जिसकी शूट्स जो है वो अंडर द सॉइल ग्रो कर रही हो, हमेशा क्या ग्रो करती है, रूट्स ग्रो करती है, तो वो एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। इसी के बाद नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म में हाइड्रो क्या है, यह वाटर एक स्टिमुलस है। सो प्लांट क्या शो करेगा, अपना एक्शन या अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा टुवर्ड्स द वाटर, ठीक है। सो when a plant part grows towards the source of moisture, it is said positive geotropic. The growth of roots towards moisture ensures that root will be near the water available in the soil. Thus, roots are positively hydrotropic.
when a plant part grows away from the source of moisture it is said to be negatively hydrotrophic. So अब हम बात करते हैं towards the water. So प्लांट में वाटर हम कहाँ प्रोवाइड कराते हैं? प्लांट सॉइल में प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? क्योंकि रूट्स ही हैं जो कि सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के एरियल पार्ट तक उसे कंडक्शन करके उसे पहुंचाते हैं। ठीक है, सो यहाँ हमने क्या करा, ये एक हमने प्लांट लिया है जहां पे नॉर्मली रूट्स जो है अंडर ग्राउंड जो है ग्रो करेंगे, अंडर द सॉइल ग्रो करेंगे क्योंकि वही उसकी प्रॉपर्टी है। शूट्स जो है अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है या ग्रो कर रही है, क्यों? क्योंकि वही उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमने क्या करा, हमने एक सर्टेन एरिया में क्या प्रोवाइड करा दिया, अंडर द सॉइल वाटर प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, सो रूट का क्या काम है? वाटर एब्जॉर्ब करना काम है। ठीक है, सो रूट को जिधर भी वाटर मिलेगा वो उसी साइड मूव करेगी। तो यहाँ क्या हुआ, रूट को वाटर मिल रहा है उसके राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से रूट को वाटर मिल रहा है, तो रूट क्या करेगी, वो उसी डायरेक्शन में बेंड करना स्टार्ट करेगी या मूव करना स्टार्ट करेगी। सो इसकी वजह से रूट क्या शो करेगी, रूट एक पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक रिस्पॉन्स शो करेगी। बट हमारी शूट क्या है, वो स्टिल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती जा रही है, तो इसकी वजह से हमारी शूट क्या शो करेगी, ये एक नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेगी। इसी के बाद नेक्स्ट इज थिग्मोट्रोपिज्म। अब थिग्मोट्रोपिज्म में वो थिग्मो का मतलब होता है कोई सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि ऐसे एग्जांपल लेते हैं, हम मनी प्लांट की बात करते हैं, अगर उसे घर में लगाते हैं हम, तो हम मेजरली जो है कोई सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि उस सपोर्ट के थ्रू जो है वो प्लांट और भी दूसरी तरफ जो है वो चला जाए या उसको एक सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, थिग्मोट्रोपिज्म में हम ये देखेंगे किस तरीके से प्लांट्स अपने सपोर्ट के थ्रू जो है अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। So the growth movement of plant in response to touch stimulus is called thigmotropism. Some interesting response are seen in response to touch. अब रिस्पॉन्स टू टच की बात हो रही है। अगर हम मिमोसा प्यूडिका प्लांट की बात करें, टच मी नॉट प्लांट की बात करें, तो वहां हम क्या देखते हैं कि अगर उसकी लीफ को एक हल्का सा भी टच दिया जाए तो फौरन जो है वो क्या होती है, फॉल कर जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि उसको स्टिमुलस क्या मिला, टच मिला, तो उस टच के तरफ जो है या उस टच की वजह से उसने एक रिस्पॉन्स जनरेट करा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक थिग्मोट्रोपिज्म हो जाएगा। प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो, कस्कुता एंड वाइन हैव tendrils which coil around other plants in response to one side contact or touch. अब इन प्लांट्स की बात करी गई है, इनमें ये जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम टेंड्रिल्स कहते हैं। ठीक है, ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं, इनको अगर थोड़ा सा भी टच या सपोर्ट प्रोवाइड करा जाए, अगर वो सपोर्ट प्लांट के थ्रू दे रहे हैं या किसी वुड के थ्रू दे रहे हैं तो या स्टिक के थ्रू दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसके अराउंड जो है कॉइल हो जाता है, फिर वो वहीं से जो है ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। सो स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय टेंड्रिल टिप्स एंड देन इट ट्रांसमिटेड टू बेसल पार्ट। इन दिस वे द एंटायर टेंड्रिल becomes sensitive to the stimulus. After receiving the stimulus, the tendrils start twining around the support. The tendril provide a well-known example of thigmotropism. ठीक है, सो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया किसका, थिग्मोट्रोपिज्म का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रिस्पॉन्स किसके थ्रू जनरेट कर रहा है, एक स्टिमुलस के थ्रू, और ये स्टिमुलस क्या हो सकता है, स्टिमुलस कोई एक टच भी हो सकता है एंड इट मे बी अ सपोर्ट। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट इज कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में वर्ड कीमो से हम समझ जाएंगे केमिकल्स, अब केमिकल्स की वजह से जो रिस्पॉन्स होगा वो हो जाएगा chemotropism. So chemotropism is the phenomenon of growth of plant organ in response to chemicals. केमिकल के रिस्पॉन्स में प्लांट जो ग्रो करता है उसे हम chemotropism कहेंगे। The movement of pollen tube of angiosperm and gymnosperm towards sugar and peptone secreted by neck canal cell of the female gametophyte is an example of chemotropism. ठीक है, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पॉलन ट्यूब का जो मूवमेंट होता है इनसाइड द एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। ठीक है, सो ये भी क्या है, ये भी एक कीमोट्रोपिज्म है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या देखने को मिलता है कि जब भी फीमेल ऑर्गन पे पॉलन ग्रेन आके बैठता है तो यहाँ हम देखते हैं कि वहां से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ तक, वहां तक जहाँ पे फीमेल एग प्रेजेंट होता है।
ठीक है। सो ये जो मूवमेंट है पॉलन ग्रेन का जो ग्रो कर रही है टुवर्ड्स फीमेल एग, ये भी किसकी वजह से, एक केमिकल की वजह से मूव कर रही है। सो इसे भी हम क्या कहेंगे, कीमोट्रॉपिज्म कहेंगे। द मूवमेंट ऑफ द फंजाई ग्रोइंग pollen tube towards the areas richer in food are also chemotropism. The movement of tentacles in Drosera towards the source of nutrition is another chemotropic phenomena. So इस तरीके से क्या है, प्लांट केमिकल के रिस्पॉन्स में एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है, इसे हम कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसके साथ हमारा ये पूरा चैप्टर यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।